स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीता ऑल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार इसके अध्याय पे नज़र डाल लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें पहले पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। पदार्थ के भी दो प्रकार होंगे, एक शुद्ध होगा और एक अशुद्ध प्रकार होगा। अब अशुद्ध को हम मिश्रण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शुद्ध में हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक तत्व और एक यौगिक होगा। उसमें भी अब हमारे पास अशुद्ध पदार्थ में क्या होंगे, समांगी मिश्रण होगा और एक असमांगी मिश्रण होगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसमें अशुद्ध पदार्थ में हमें दो तरह के दिखाई देंगे, एक होगा विलयन, विलायक और विलय, और दूसरी तरफ होगा पृथक्करण की विधियाँ। ये सब हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास में तत्व होगा। तत्व के भी तीन प्रकार होंगे, धातु, उपधातु और अधातु। स्टूडेंट्स, आपको मैं इस वीडियो में आगे नोट्स भी बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वरना आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो आप लोग डालते हैं अपने चैप्टर में आगे नज़र। तो देखिए, अब पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें पदार्थ होगा। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार से पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। अब देखिए, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य तो जानते होंगे आप, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं द्रव्य, जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा, अब उसमें कोई वो करेंगे, सॉल्यूशन मिलाएंगे या फिर उसमें कुछ भी मिलाएंगे तो वो अन्य प्रकार से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें हमें ये भी बता रखा है, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। अब ये देखिए, इसमें इतना तो बता दिया कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण भी कहते हैं। तो मिश्रण क्या है, अभी हम ये भी जान लेते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों से बना होता है। अब मिश्रण क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। इतना समझ गए। पदार्थ तो जानते हो आप क्या है, जो दो या दो से अधिक, यानी चाहे वो दो हो या उससे अधिक तत्व अथवा यौगिक हो, उससे बना होता है। जैसे वायु में क्या होता है, वायु कैसे बनती है आपको पता है, इवेपोरेट हो जाती है। जब हमारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है तो वायु बन जाती है, वो क्लाउड्स बन जाते हैं, उससे एयर निकलती है। अब ऑक्सीजन भी आप जानते हैं, वो पेड़ से मिलती है, उसमें पानी डालते हैं, जब पेड़ उगेगा, जब ऊपर आएगा तब उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और वो नाइट्रोजन अपने अंदर लेगा। ये सब गैसेस हैं, वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। अब देखिए मिश्रण के प्रकार देखिए, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जो परस्पर या पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और उसका कोई भी अविभेद नहीं होता, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं और संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन बनाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जल में चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जो अगर हम पानी में अगर हम चीनी को डालेंगे तो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, उसमें कोई भी कण नहीं बचेगा, उसमें चीनी का एक भी दाना नहीं दिखेगा हमें, इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी कि उसमें हमें सिर्फ वाटर लगेगा, उसमें सिर्फ वाटर है और उसमें कुछ मिला नहीं है, इतनी अच्छी तरह मिश्रित हो जाती है। तो इसको हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। कोई भी चीज़ कोई भी पदार्थ पानी में मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से घुल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और इसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा समान ही रहता है। और इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, जैसे जल और पानी में नमक पानी का घोल, वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, नमक भी। हाँ, तो अब हम देखिए विषमांगी मिश्रण। अभी मैं समांगी मिश्रण समझा, अब हम विषमांगी मिश्रण समझेंगे। विषमांगी मिश्रण कौन से मिश्रण होते हैं? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और पदार्थ छोटे छोटे कणों अथवा छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में
दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब देखिए विषमांगी मिश्रण में इसका उदाहरण देखिए, चीनी और रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और रेत का विभिन्न मिश्रण संगठक होगा। अब देखिए चीनी है और रेत में मिलाएंगे तो चीनी अलग दिखेगी और रेत अलग दिखेगी कि नहीं, और ये दोनों एक दूसरे में मिक्स तो होंगे नहीं, इसे हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। ये कहीं चीनी दिखेगी कहीं रेत दिखेगी, तो ये कोई भी मिश्रण नहीं है और इसका द्रव्यमान कभी भी एक सा नहीं रहता, हमेशा अलग अलग बदलता रहता है। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे विलयन पे। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ का एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन दो प्रकार का, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जिसमें कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है। अब देखिए नींबू और जल। अब देखिए पानी में हम नींबू को डालेंगे तो आपको दिखाई देगा? नींबू नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एकदम मिल चुका है, इसमें अच्छी तरह घुल चुका है। ऐसे जब हम पानी में सोडे को डालेंगे तो वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? हमारा समांगी मिश्रण है और इसे हम विलयन भी कहते हैं। किसी विलयन के अब विलयन है उसको हमें दो भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए एक हो गया विलयन और एक हो गया विलायक। अब विलायक क्या है? विलायक बोलते हैं पानी जिसमें हम किसी चीज़ को मिलाएंगे, जैसे चीनी को या नमक को मिलाएंगे, उसे जिसमें हम मिला रहे हैं वो होगा हमारा विलायक। और जो चीज़ हम मिला रहे हैं, मतलब जैसे चीनी मिला रहे हैं तो चीनी क्या है? विलय। जो घुल रही है, जो जिसमें हम लोग पानी में डालेंगे जो घुलेगी वो होगी विलय, और जिसमें डाल रहे हैं वो होगा विलायक। ओके, अब हम आते हैं हमारे मिश्रण के प्रकार। अभी हमने मिश्रण के दो प्रकार पढ़े थे, अब ये देखिए मिश्रण के टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिश्रण के और भी प्रकार देखिए। इसके 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक विलयन, क्लोराइड विलयन और निलंबन। अब देखिए विलय कण का आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब जो वास्तविक विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके जो विलय होते हैं, विलय के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वही क्लोराइड में कैसे होते हैं? विलायक में कणों का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। देखिए जो वास्तविक विलयन है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्लोराइड में उसके कण थोड़े से बड़े होते हैं। लेकिन निलंबन है, कणों का आकार बड़ा होता है, इसमें तो बहुत बड़ा होता है निलंबन में, और इसीलिए क्लोराइड का जो आकार होता है वो वास्तविक से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है। अब देखिए सेकेंड, अब हम दूसरा देखते हैं। विलय कण नंगी आँखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। जो विलय के कण हैं वो हम अपनी आँखों से, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। कणों को हम लोग आँखों से नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। जो वास्तविक विलयन में है उसको तो हम ना अपनी आँखों से देख सकते हैं ना ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, लेकिन क्लोराइड में हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। और निलंबन में जो होती है उसको हम अपनी जो आँखें हमारी उससे हम देख सकते हैं। अब देखिए समांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन में देखिए समांगी मिश्रण है, ठीक है। जो वास्तविक विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है। जो क्लोराइड विलयन है समांगी दिखाई देते हैं परंतु वास्तविक में वो विषमांगी होते हैं। जब हम क्लोराइड विलयन को देखेंगे तो वो हमें दिखाई देगा समांगी है, मतलब मिक्स है, लेकिन वो समांगी नहीं है, वो विषमांगी मिश्रण है। और जो निलंबन है उसके कणों का आकार बड़ा बड़ा है, यानी वो दिखाई देंगे हमें, और दिखाई देंगे यानी कि वो विषमांगी मिश्रण हुआ। अब देखिए छनन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते। अब देखो जब हम छानेंगे उसको, जो वास्तविक विलयन है उसको जब हम छानेंगे तो क्या होगा, वो छन जाएगा पूरा का। जो वाटर में जो भी पानी जो मिला हुआ है ना, चीनी मिली हुई है चलो मान लेते हैं, वैसे ही क्या है, हाँ वास्तविक विलयन जो भी मिला हुआ है उसको हम छानेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा बाहर, यानी हम उसे अच्छी तरह पृथक नहीं करने, छनन विधि द्वारा इसके कण को हम पृथक नहीं कर सकते। अब उसको देख लेते क्लोराइड विलयन में क्या है, पृथक नहीं कर सकते, इसको भी हम पृथक नहीं कर सकते क्योंकि इसके कण होते हैं पर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन हम इसको भी पृथक नहीं कर सकते। लेकिन जो निलंबन है उसको हम छनन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी उसके कणों को निकाल सकते हैं।
अब जो वास्तविक विलयन है वो है पारदर्शी होते हैं, और जो हमारे क्लोराइड विलयन है वो अपारदर्शी होते हैं, और जो निलंबन है वो पारभासी होते हैं। अब वास्तविक विलयन में देखते हैं। वास्तविक विलयन में स्थिर विलयन स्थायी, यानी स्थिर विलयन स्थायी बोलते हैं, स्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं। अब जो इसमें जो वास्तविक विलयन में वो जो कण होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, और जो क्लोराइड विलयन में होते हैं वो स्थायी विलयन हो जाते हैं, और निलंबन में अस्थायी विलयन विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। अब जो वास्तविक विलयन है उसमें जो टिंडल प्रभाव है वो नहीं दिखता बिल्कुल भी, लेकिन जो क्लोराइड विलयन है उसमें वो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और निलंबन में क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है। विलयन के कारण छनन कागज में से पार निकल जाते हैं। अब जो विलयन है, जो वास्तविक विलयन है, उसका हम अगर कागज़ से छानेंगे तो वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, उसमें कोई भी कण नहीं आएगा। लेकिन क्लोराइड विलयन में क्या होगा, क्लोराइड के कण छनन कागज से पार नहीं निकल सकते। जैसे दूध और खून, रक्त हो गया मान लेते हैं, तो उसको हम अगर कागज़ से निकालेंगे तो वो नहीं निकाले जा सकते। इसका उदाहरण हमें दे रखा है दूध या रक्त, यानी हमारा खून। निलंबन में देखिए, क्लोराइड में कण छनन कागज में से गुजर सकता है, गुजर जाते हैं, मतलब रेत है तो ऑफकोर्स निकल जाएगी वो पानी से, अगर पानी में मिली तो वो कागज़ से निकल जाएगी। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको वास्तविक, क्लोराइड और निलंबन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे नीचे। अब हम इसको देखेंगे, मिश्रण को पृथक करने के तरीके देखेंगे। ठीक है, मिश्रण को पृथक करने के तरीके, ये हमारी विधियां हैं, मानो तो वो तो विधियां हैं। तो जो हमारी पहली विधि है वो है वाष्पीकरण विधि। अब इसका देखिए मूल उद्देश्य क्या है। मिश्रण के दो पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मिश्रण है, जो पदार्थ का मिश्रण है, दो पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम है। अब किसी जो पदार्थ है, एक पदार्थ है और दूसरा पानी मान लो, और कोई और पदार्थ मान लेते हैं। अब वो क्या होगा, वो एक तो पानी तो वो वाष्प हो जाएगा क्योंकि उसका क्वथनांक दूसरे से कम था, इसलिए पानी उड़ जाएगा आसमान में। अब देखिए, इसकी सामग्री देखते हैं। जैसे रंग हो गई, डाई, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, जो रंग है, जो डाई है उसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी, बीकर और वॉच ग्लास, जिसका क्वथनांक कम है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो रंग है वो हमारा उसी में रह जाएगा, और जो पानी है, यानी पानी का क्वथनांक कम है, इसलिए वो वाष्पित होके चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी वाष्पीकरण की विधि। अब देखते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि में क्या होता है, इसका मूल उद्देश्य देखो। कणों या पदार्थ के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर की ओर चले जाते हैं। जैसे दूध और क्रीम को पृथक करना। अब देखिए, दूध और क्रीम को करेंगे तो जो दूध है वो ऊपर आ जाएगा, और जो क्या क्रीम है वो नीचे चली जाएगी। क्रीम भारी होगी इसलिए वो नीचे चली जाएगी, और जो दूध होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। जैसे शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम, अपकेंद्रीकरण को किस में यूज़ करा जाता है, शराब तथा रक्त, जो हमारी खून में जो शराब जो लोग पीते हैं उनकी जांच करने के लिए इसको किया जाता है। क्रीम से मक्खन बनाने के लिए, जो क्रीम है उससे मक्खन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, इसमें देखिए हमारी तीसरी विधि है पृथक्करण कीप। अब पृथक्करण कीप में क्या होगा, देखिए, दो घुलनशील द्रव जो आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। अब कोई दो पदार्थ है, अघुलनशील पदार्थ है, द्रव है, उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ये वैसी वाली ये कीप है, पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप को कॉक खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर देगा तथा दूसरे बीकर
में बचा तेल वहीं पे रह जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अब यहाँ से ये पानी यहाँ छोड़ देगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे जो सरसों का तेल है वो रह जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं पृथक्करण कि पानी से तेल को अलग करना हो तो किस तरह से करेंगे। बीकर खोल देंगे तो पानी जो नीचे आ जाएगा और जो हमारा ऑयल था, तेल था, वो ऊपर ही रह जाएगा। अब देखिए हमारा फोर्थ है ऊर्ध्वपातन विधि। अब ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, हम इसका मूल सिद्धांत पढ़ते हैं पहले। दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा पदार्थ ऐसे ही रह जाता है। अब क्या होता है इसमें, ये ऊर्ध्वपातन विधि है, इसमें होता है कि जो दो पदार्थ दे रखे हैं ठोस पदार्थ, वो सीधा क्या होता है गैस में परिवर्तित होता है। जब वो हीट देते हैं उसे तो क्या होता है, वो सीधी उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए रुई का प्लग दे रखा है, उल्टी रखी इसमें कीप है, उसको हमने उल्टा रख दिया है और उसके सिरे पर हमने रुई डाल दी है और इसमें रखा है अमोनियम क्लोराइड की वाष्प रख दी है। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण दोनों को मिक्स करेंगे और चीनी मिट्टी की प्याली पे से रख दिया है अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को। ठीक है, अब देखिए Na4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड तथा खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण गर्म होने पर अमोनियम क्लोराइड है वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा और जो वो अमोनियम क्लोराइड है वो वाष्प बन के चला जाएगा और उसमें नमक शेष आ जाएगा, नहीं बच जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन विधि। अब इसका अनुप्रयोग दे लेते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को भी क्या, कपूर भी आसमान में जो ठोस होता है, जैसे हम उसे हीट देंगे तो वो वाष्पीकृत हो जाएगा और वो उड़ जाएगा सारे गैस के रूप में। और वो कपूर आपने देखा होगा वो गोले होते हैं, उसको हम गैस पे रखोगे ना अगर आप किसी पे भी किसी बर्तन में, तो आप देखना अब उड़ जाएगा। और नेपथलीन की गोलियाँ, आयोडीन और एमोनियम क्लोराइड, जिसका उदाहरण आपको दे चुके हैं। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका मूल सिद्धांत जानते हैं। पहले मूल सिद्धांत देखिए, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी भी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब हम किसी के कण के ऊपर और दो अलग अलग रंग के साथ क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों को पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति में सोख लिए जाते हैं। अब इसमें हमें क्या बता रखा है, देखिए दो रंगीन रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जो ये यौगिक का क्रोमेटोग्राफी जो हमें दे रखी है विधि, उसमें एक पेपर होता है फिल्टर पेपर रंगीन, जो सोख लेता है, जो कलर होता है उसको सूख लेता है। तो पेपर की सहायता से जब हमने पानी के कण को ऊपर के दो अलग अलग रंग के साथ किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। अब देखिए काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करने के अनुप्रयोग से रंगों या डाई को पृथक करने के लिए करा जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे दिखा रखा फिल्टर पेपर की पट्टी है, ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से। ठीक है, अब उसमें हमने एक स्याही का निशान लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसमें डाल दिया कांच की शीट। ठीक है, और ये होगा पेपर प्लग। ठीक है, ये पेपर क्लिप हो गई। ये देखो दिखा रखी है ना, ये देखो वाइट कलर की, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, अरे एक मिनट, हाँ ये देखिए जो मैं दिखा रखी है ना, जो वाइट कलर की ये वाली, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप। और ये जो है हमारा पूरा जार दे रखा है और फिल्टर पेपर की सहायता से अब देखना इसको अलग कर दें और यहाँ नीचे पानी दे रखा है। अब जब वो जाएगा तो अब ये देखा जाएगा कि जो ये स्याही है ये पृथक हो जाएगी या नहीं होगी, और इसकी सहायता से इसको हम पृथक कर सकते हैं। क्लोरोफिल से रंजक पृथक करने के लिए किया जाता है और खून से ड्रग्स पृथक कर, अब जो खून में जो ड्रग है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसको भी अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए सिक्स्थ विधि है हमारी आसवन विधि। आसवन विधि क्या है, दो संगठकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। अब जो ये विधि है आसवन विधि, उसमें हमें दो संगठक दिए होते हैं, तो दो संगठनों में से एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पानी में एसिटिन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, जब पानी में एसिटिन मिश्रण को गर्म किया जाएगा
क्योंकि एसिटोन का क्वथनांक कम होता है, ये गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा और वे ट्यूब से होते हुए द्रव बनकर मतलब गैस बनकर उड़ जाएगा। इस प्रकार एसिटोन को बीकर में एकत्रित हो जाता है, पानी चला जाएगा और जो एसिटोन है वो बीकर में एकत्रित रह जाएगा और जो तो इसको प्रतीक कर सकते हैं। अब देखिए ये दे रखी है हमें इसकी पिक्चर, और ये पिक्चर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये हमें एक डायग्राम दे रखा है, उसमें ये देखिए जो अब यहाँ पे एसिटोन का मिश्रण और जल दोनों डाल रखे थे। अब पानी क्या हुआ, वह गर्म हुआ, हीट दी तो वो वाष्प बन गया, वाष्प उड़ गया और जो ये यहाँ पे वो दे रखा था एसिटोन वो यहाँ से जाके और यहाँ पे जो इसमें था वो जो एसिटोन था वो इसमें ही रह गया और जो पानी है वो वाष्प बन के इस ट्यूब से होते हुए सीधा इस ग्लास में इसमें इस बीकर में पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ से जाया और यहाँ से ट्यूब है, यहाँ जाते हुए पानी सीधा यहाँ पे आ गया। यानी इसमें पहले द्रव था, फिर गैस बना, फिर सीधा के फिर से द्रव में बदल गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा सब कुछ। उसके बाद हम देखते हैं अपना हमारी 7th विधि देख ही लीजिए आप। इसमें हमें दे रखा है क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है मैं आपको इसका पहले मूल सिद्धांत बता देती हूँ। किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलने पर क्रिस्टलीकरण द्वारा संगठक को पृथक करने के लिए इसका किया जाता है। अब इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं। अशुद्ध कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं। जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको हम क्या पहले करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, फिर उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं और गर्म करने के बाद ये पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी तरह रात में रखकर छोड़ दिया जाता है, अतः जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं जब उसकी अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। अब जो गर्म करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट है वो उसमें ही रह जाएगा, उसमें मतलब उसकी अशुद्धियाँ हैं वो उसमें ही रह जाएंगी और बाद में उसे छान लिया जाएगा फिल्टर पेपर द्वारा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। जो क्रिस्टल प्राप्त होगा हमें, इसको इसलिए हमने प्रतीक कर लेते, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण की विधि बोलते हैं। क्योंकि जब जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था, जो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल बने थे जो उसके बने थे सल्फ्यूरिक अम्ल में, जो कॉपर सल्फेट के वो बने थे क्रिस्टल, उसको हमने क्या करता, सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह गए उसको हमने क्या करा, उसको फिल्टर पेपर से छान लिया, तो जो कॉपर सल्फेट है वो शुद्ध हो गया और वो बाहर आ गया वापस से। तो देखा स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया क्रिस्टलीकरण की विधि। अब इसमें हमें वो भी दे रखे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में आ जाते हैं और डिफरेंसेस के रूप में आ जाते हैं, ऐसे डिफरेंस दे रखे ना वैसे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये उत्म कटिबंधीय होते हैं और ये अणुउत्म कटिबंधीय होते हैं। और भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। अब जो भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। अब जैसे पेपर है, उसको हमने जला दिया माचिस से, तो क्या होगा, वो तो जल गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। और जैसे अब बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। इसमें ये भी होता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों ली या निकाली बहुत ही कम किया जाता है। इसका उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगी, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। बर्फ़ थी, वो ऑलरेडी पानी था, पानी को जमा दिया तो बर्फ़ बन गया। बर्फ़ पिघल गई तो क्या बन गया, हमारे पास पानी बन गया। अब रासायनिक में देखिए बिल्कुल उल्टा होता है, ऐसे बिल्कुल ही ज़्यादा उल्टा। ये ऊष्मकंडीय होते हैं, ठीक है, ये पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, ये नए पदार्थ बनाते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन में बड़ी मात्रा में, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में लिया जाता है भौतिक परिवर्तन, और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा लिया निकाली जाती है। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी जल जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो कोयला बन जाएगा। राख तो अब कॉस्ट नहीं होगी, कोयला बन जाएगा, उसका कोयला बन जाएगा। फिर हम उसे दोबारा से भी जला सकते हैं उसको पानी डाल के, तो वो कोयला बन जाएगा। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आपको मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता दिया है। अब देखिए इसमें हमें एक और दे रखा है तत्व, हाँ ये मेन है तत्व। एक पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थ में तोड़ा जा
सके और ना ही किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थ के रूप में बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा और सोडियम। अब कोई शुद्ध पदार्थ है, ना उसे साधारण पदार्थ के रूप में तोड़ा जा सके। अब देखिए, आप लोहा है, लोहे को तोड़ कर दिखाइए, तोड़ लेंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना। और ना ही किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा से दोबारा बनाया जा सके किसी भी चीज़ को। लोहे को बना सकेंगे? बताइए, दोबारा बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे ना तो तोड़ सकेंगे, ना दोबारा उसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना बना सकेंगे, तो उसे हम बोलते हैं तत्व बोलते हैं। अब देखिए, तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु देखिए, धातु में होता है ये चमकदार होते हैं। कि धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। और ये अतत्वीय होते हैं तथा तन्य होते हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाई जा सकते हैं। जो धातु हैं वो उसको खींचकर यहाँ पे तार बना सकते हैं। और अधात्वीय नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं तथा भंगुर होती हैं। ठीक है। सोनरस या ध्वनिक होते हैं, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो एक ध्वनि पैदा होती है। ठीक है। और यहीं पे सोनरस नहीं होता है। अब देखिए, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं जो धातु अधातु होते हैं वो क्या होता है? वो कुचालक होते हैं। यहाँ पर सुचालक होते हैं तो ये कुचालक होते हैं। उदाहरण सोना, लोहा और इत्यादि। और इसका उदाहरण होगा हमारे अधातु का ऑक्सीजन या फास्फोरस। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आपको तत्वों के प्रकार और धातु और अधातु समझ आ गए होंगे। अब इसमें 2 और दे रखे हैं, मिश्रण और यौगिक। इसके भी 2 प्रकार हैं, डिफरेंसेस। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं। एक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन वही यौगिक में क्या होता है? ये पदार्थ नई क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी नया पदार्थ में नहीं बनता है, मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है? मिश्रण में उपस्थित जो घटक होते हैं वो अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। अब यौगिक में क्या होता है? नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। उसके बाद मिश्रण में देखिए, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। वहीं पे यौगिक में क्या होता है? घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। और अब मिश्रण का उदाहरण देखिए, लोहा तथा गंधक का मिश्रण। और वही गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके एक आयरन सल्फेट बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज नोट्स बता देती हूँ, आप उसको भी टिक कर लीजिएगा और उसको लर्न कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए, आपको नोट्स